गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है, हम मंदार योगा की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं और जो मॉर्निंग सेशन है उसमें हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो कल वाला जो लेक्चर था उसमें मैंने प्रीवियस ईयर के कुछ 20 क्वेश्चंस करवाए थे और उसके आगे 21 क्वेश्चन से मैं 33 क्वेश्चन तक काम करवाऊँगा आज। और 33 के बाद क्योंकि केमिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट हो जाता है तो केमिस्ट्री के बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद फिर मैं आगे को उससे रिलेटेड क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराऊंगा। ठीक, तो 21 नंबर का आज का पहला क्वेश्चन है कि 2 ओम तथा 4 ओम प्रतिरोध के दो प्रतिरोधों को किसी बैटरी से संयोजित करने पर होगा। पहला बताया पार्श्व, पार्श्व मतलब समांतर क्रम संयोजन है। पार्श्व क्रम में संयोजित हो तो इनसे समान धारा प्रवाहित होगी। मान लो किसी एक बिंदु से दो प्रतिरोधों को आपस में जोड़ा जाता है, तो इनको माना मैं किसी बैटरी के साथ जोड़ दूंगा, तो बैटरी के साथ जोड़ने से क्या होगा, ये धन टर्मिनल है, ऋण टर्मिनल है, तो यहाँ से धारा प्रवाहित होगी, तो यहाँ I1 धारा जाएगी और इस पे जो है I2 धारा प्रवाहित होगी, तो धारा का विभाजन हो जाता है। तो पार्श्व क्रम में संयोजित हो तो इनमें समान धारा प्रवाहित होगी। ये तो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अगला क्वेश्चन है, अगला आंसर है श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो इनसे समान धारा प्रवाहित होगी। अब ये प्रतिरोध R1 था और ये प्रतिरोध क्या, R2 था। ऐसे अब सीरीज कॉम्बिनेशन की है, श्रेणी क्रम की बात करूंगा तो दोनों प्रतिरोध हैं। ये प्रतिरोध मान लो R1 है, दूसरा प्रतिरोध R2 है। माना इनको किसी बैटरी के साथ जोड़ दिया जाता है तो ये ऋण टर्मिनल है, धन टर्मिनल है, धारा धन से ऋण की ओर प्रवाहित होती है, तो यहाँ भी I धारा जाएगी और इसके बाद इस वाले में भी I धारा ही प्रवाहित होगी और यहाँ से I धारा ऋणात्मक टर्मिनल में आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो इनके सिरों पर समान विभवांतर, श्रेणी क्रम में विभवांतर अलग अलग होता है, इसका विभवांतर V1 होगा, इसका विभवांतर V2 होगा। पार्श्व क्रम में ये गलत छप गया है, मिसप्रिंट, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं तो इस पर आप ध्यान देंगे। तो पार्श्व क्रम है, समांतर क्रम जिसको बोलते हैं। पार्श्व क्रम में संयोजित हो तो इनके सिरों पर भिन्न 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 विभवांतर होंगे। तो जब समांतर क्रम की बात करेंगे तो समांतर क्रम में जो विभवांतर होता है वो नियत रहता है। तो पहला आज का पहला क्वेश्चन या 21 नंबर का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैं बार बार आपको कहते रहता हूँ कि आप अपनी नोट्स और पेन लेकर बैठिएगा, जिससे कि प्रॉपर आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होते रहें, उनके कॉन्सेप्ट आप नोट करते रहें। प्रत्येक क्वेश्चन के बाद मैं एक पॉज लेता हूं तो आप स्क्रीनशॉट भी इन क्वेश्चनों का ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ये क्वेश्चन है, एक केन 50 किग्रा द्रव्यमान, 50 केजी द्रव्यमान को 20 सेकंड में 20 मीटर ऊपर उठा देती है। उसकी शक्ति होगी, इसकी शक्ति क्या होगी, दिया गया है G बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर है। ठीक हो गया। और हम लोग बहुत सारी जगहों पे G की जो वैल्यू होती है इसको 10 मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर भी लेते हैं। ठीक, अच्छा देखिए, इसने पूछा है क्या हमसे, शक्ति पूछी है। तो शक्ति हम लोग जानते हैं, शक्ति P बराबर क्या होता है, कार्य बट्टा समय। कल भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो हमें सबसे पहले क्या है, P बराबर लिखेंगे कार्य, तो कार्य हमें पता नहीं है, अपॉन में समय दिया हुआ है, तो समय देखो कितना सेकंड दिया हुआ है, 20 सेकंड दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि T बराबर कितना सेकंड दिया है, 20 सेकंड दिया हुआ है, तो हम लोग 20 लिख लेंगे। पर उससे पहले क्या है, हमें कार्य पता करना है। तो कार्य नहीं पता, तो कार्य बराबर होता है W इज इक्वल टू, क्या होता है, कार्य ऊर्जा के समान होता है। तो 50 केजी द्रव्यमान को 20 सेकंड में 20 मीटर ऊपर उठा देते हैं, तो हाइट वाला कॉन्सेप्ट जिसमें आए तो mgh आएगा। तो हम लोग इट इम्प्लाइज 20 मास देखेंगे कितना दिया है 50, मल्टीप्लाई बाई ये देखेंगे 9.8 दिया है, इनटू हाइट दिया है कितना 20 मीटर ऊपर, इसको क्या किया जाता है, उछाला जाता है। तो 50 और 20 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10 हो गया और 2 जीरो पहले से ही हो गए, इंटू 9 पॉइंट कितना हो गया 8। चलो 9.8 इंटू 10 98 हो गया, पीछे से डबल जीरो, तो 9800 क्या आ गए, जूल आ गए। अब देखिए क्या, शक्ति बराबर क्वेश्चन मार्क वर्क डन हम लोग को निकल गया है। तो 9800 अपॉन 20 करेंगे। कैलकुलेशन बहुत आसान होती है, जैसे हम लोग करेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमें इजी चीज़ें लगती जाएंगी। तो 2 से इसको डिवाइड करते हैं, तो 2 8, हाँ 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 1 कैरी आएगा 9,
9 2 जा 18 हो गया और एक जीरो बचेगा, तो 490, कहीं यहाँ हमें 490 दिखेगा, तो 490 वाट है। ठीक, तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक, सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हुए हम लोग चल रहे हैं, तो मे भी थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, बट सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे कॉन्सेप्ट के साथ साथ, तो आप अच्छे से देखेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रकीर्णित प्रकाश। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है कि माना प्रकाश किसी कण पर पड़ेगा और ये क्या करेगा, किसी कण द्वारा प्रकाश किरण को अवशोषित करके भिन्न भिन्न दिशाओं में भेज देना, या भिन्न भिन्न दिशाओं में प्रकाश के बिखर जाने की प्रक्रिया को प्रकीर्णन हम लोग कहते हैं। तो प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण मतलब कलर से रिलेटेड है, का वर्ण माध्यम में उपस्थित प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज पर निर्भर करता है। इसने बताया है कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखने की ज़रूरत है कि प्रकीर्णित प्रकाश का जो कलर होता है माध्यम में उपस्थित प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज पर डिपेंड करता है। इस आधार पर निम्न में से कौन सा जो असंगत है, ठीक है, तो इसे सबसे पहले दिया गया नीला प्रकाश। नीला प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म कण कह रहे हैं, लाल प्रकाश सूक्ष्म कण, पीला प्रकाश बड़े आकार के कण कह रहे हैं, और श्वेत प्रकाश बादलों में उपस्थित जल की बूंदें। बिल्कुल, श्वेत प्रकाश बादलों में उपस्थित जल की बूंदें ये संगत होता है। और अगला जो नीला प्रकाश होता है, नीला प्रकाश जो होता है अत्यंत सूक्ष्म कणों के द्वारा प्रकीर्णित होता है। बिल्कुल सही है, श्वेत प्रकाश बादलों में उपस्थित जल की बूंदों के द्वारा प्रकीर्णित होता है। ठीक, और लाल प्रकाश जो होता है वो छोटे कणों द्वारा, सूक्ष्म कणों द्वारा क्या होता है, प्रकीर्णित होता है। पर पीले प्रकाश की बात करेंगे तो पीला प्रकाश बड़े आकार के कणों के कारण, तो बड़े आकार के कणों के कारण नहीं, यह किसमें, मध्यम कणों के कारण होता है। तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है ये सही आंसर होगा, और यही क्या है, असंगत है। ठीक, अगली चीज पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला गया है 10 जूल कार्य किसके बराबर है। ठीक हो गया, तो हम लोग कार्य की बात करें तो कार्य का जो मात्रक होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। तो 10 जूल कार्य किसके बराबर होगा। और मैं कार्य को एक और परिभाषा जानता हूँ कार्य की, कार्य बराबर बल गुणा कितना होता है, विस्थापन होता है। तो बल गुणा विस्थापन वाली स्थिति में क्या होगा, बल का मात्रक न्यूटन हो गया और विस्थापन का मात्रक मीटर, न्यूटन मीटर इसका मात्रक हो गया। तो न्यूटन मीटर ये भी है, न्यूटन मीटर ये भी है, न्यूटन मीटर ये भी है, और न्यूटन मीटर ये भी है। ठीक हो गया, तो हम लोग देखते हैं कि इसमें दो ऑप्शन हम लोग को लगभग दिए हैं कि 10 न्यूटन मीटर और 10 न्यूटन मीटर, ये दो ऑप्शन दिए हुए हैं हम लोग को। मे बी क्या पता इस क्वेश्चन में ऑप्शन में गलत लिखा हुआ हूँ, या फिर पेपर में दो ही ऑप्शन दिया हूँ। तो आप ये देखना कि 10 नैनोमीटर हमें 10 न्यूटन मीटर, क्योंकि 10 जूल कार्य है, तो 10 जूल कार्य ही 10 न्यूटन मीटर के बराबर होगा। तो आप ये देखेंगे कि राइट आंसर हमारा 10 नैनोमीटर है। ठीक हो गया, ऑप्शन ने हमें इससे देखना है कि 10 न्यूटन मीटर इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 है, प्राथमिक इंद्रधनुष निर्माण के अंतर्गत प्रकाश किरण द्वारा जल बूंद के भीतर जाने से लेकर हमारी आंख तक पहुंचने में निम्न क्रमबद्ध घटनाएं घटित होती हैं। देखिए, आपको माना ये क्रम ना पूछा गया हो, तो क्रम ना पूछा गया होने की स्थिति में क्या है कि इसमें दो अपवर्तन होते हैं, दो अपवर्तन होते हैं, और एक क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। एक पूर्ण आंतरिक क्या होता है, परावर्तन होता है। अब मैं आपको बताता हूँ चीजें क्या हैं। दो अपवर्तन कब होंगे, जब प्रकाश जल की बूंद के भीतर प्रवेश करेगा तो एक अपवर्तन होगा। दूसरा, जब इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, देखिए माध्यम बदल रहा है, वायु से ये जा रहा है किसमें, जल में, पुनः जल से कहाँ जा रहा है, ये वायु में आ जा रहा है। ठीक हो गया, तो देखिए वायु से जल में, जल से वायु में, तो जब विरल माध्यम से, वायु विरल माध्यम में जल के सापेक्ष में, जल सघन माध्यम है, विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाएगा तो अभिलंबी की ओर झुक जाएगा। और क्योंकि ये जल की बूंद के अंदर है तो यहां पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी, क्योंकि अब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से पुनः कहाँ आने वाली है, विरल माध्यम में आने वाली है, तो इसके अंदर एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी, फिर इसमें क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा। तो अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन
और क्या होगा, अपवर्तन। तो हमारा 25 क्वेश्चन का आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर प्रवेश कर रही है, और विरल माध्यम का मतलब होता है कि ऐसा माध्यम जिसमें माध्यम के कण आपस में दूर दूर होते हैं। सघन माध्यम एक ऐसा माध्यम जिसमें माध्यम के कण जो होते हैं बहुत क्या होते हैं, नज़दीक होते हैं। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, तो प्रकाश जिस माध्यम से आ रहा था उसी माध्यम में लौट जाता है। इसी को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कहते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्रांतिक कोण आता है। तो क्रांतिक कोण कुछ नहीं होता, जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम की ओर प्रवेश करता है तो आपतन कोण ही क्रांतिक कोण होता है, जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। देखिए, मैं सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर रहा हूँ। और प्रकाश का अपवर्तन क्या है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, पहला माध्यम N1, दूसरा माध्यम हम N2 ले लेते हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो या तो अभिलंब की ओर झुक जाता है या अभिलंब से क्या हो जाता है, दूर हट जाता है। तो प्रकाश की इस घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, हमने पढ़ लिया अपवर्तन। अगला टॉपिक देखिए, अगला क्वेश्चन, जब प्रकाश किरण नेत्र में प्रवेश करती है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। प्रकाश का अधिकांश जो अपवर्तन होता है वो कॉर्निया की बाह्य सतह पर होता है। मानव नेत्र वाला जो चैप्टर फिजिक्स के अंदर है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। फिजिक्स के अंदर, बायोलॉजी ना समझें इसको आप। तो इसने पूछा है कि जब प्रकाश किरण नेत्र में प्रवेश करती है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, तो कॉर्निया की बाहरी सतह पर होता है। ठीक हो गया। हाँ, अगला क्वेश्चन है, और यहाँ पे देखेंगे कॉर्निया किसे कहते हैं, तो कॉर्निया एक पारदर्शी पतली झिल्ली होती है जो नेत्र गोलक के अग्र पृष्ठ पर एक पारदर्शी उभार बनाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा पराश्रव्य तरंगों का अनुप्रयोग नहीं है। तो अब देखिए, कौन सा पराश्रव्य तरंगों का अनुप्रयोग नहीं है। तो पराश्रव्य तरंगों को जानने से पहले हम लोग 3 चीज़ें पढ़ते हैं। एक अवश्रव्य तरंगें होती हैं जिनकी जो आवृत्ति होती है 0 हर्ट्ज से लेके 20 हर्ट्ज तक होती हैं। ठीक हो गया। दूसरी जो तरंगें होती हैं वो श्रव्य तरंगें होती हैं, जो मानव अपने कानों से जिस ध्वनि को सुन सकता है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है। नेक्स्ट, हम लोग प्राश्रव्य तरंगों की बात करेंगे। तो प्राश्रव्य जो तरंगें होती हैं वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं, और इन्हें मानव के जो कान होते हैं उनको सुनने से कानों में दिक्कत होने की संभावनाएं होती हैं। तो निम्न में से कौन सा पराश्रव्य तरंगों का अनुप्रयोग नहीं है। तो हम पराश्रव्य तरंगों के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। तो इसका जो अनुप्रयोग होता है वो चिकित्सा के क्षेत्र में होता है। किस क्षेत्र में होता है, चिकित्सा के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, अल्ट्रासाउंड करना हो गया, अल्ट्रासाउंड में भी इसका क्या होता है, प्रयोग होता है। ठीक हो गया। और सफाई के उपकरणों में भी इस पराश्रव्य तरंगों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, इकोकार्डियोग्राफी, ठीक हो गया, चिकित्सा से संबंधित है, चिकित्सा से अल्ट्रासाउंड से संबंधित। तो यहाँ पे ये जो है इसका अनुप्रयोग होगा। धातु खंडों में त्रुटि का पता लगाने के लिए तो ये भी पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग है। और इलेक्ट्रॉनिक घटकों की सफाई में तो बिल्कुल ये भी इसका अनुप्रयोग है। तो इसका अनुप्रयोग कौन नहीं है, हड्डियों का एक्सरे। पराश्रव्य एक्सरे ही अपने आप में क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज या फिर वेव्स हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो होता है हड्डियों का एक्सरे वो पराश्रव्य तरंगों का अनुप्रयोग नहीं है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक जनित्र, मैंने आपको बताया कि ये पढ़ने से पहले जनित्र, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया हुआ है कि एक तो एसी जनित्र होता है और दूसरा क्या होता है, डीसी जनित्र। ठीक हो गया। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिष्ट धारा जनित्र इसको कहते हैं। और जनित्र का काम क्या होता है, तो जनित्र का मैंने आपको सिद्धांत बताया था कि यह मैकेनिकल एनर्जी को या फिर किसको, यांत्रिक ऊर्जा को किस में परिवर्तित करने का काम करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। तो एक जनित्र जो कि यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, यह किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के
प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। वैद्युत क्षेत्र देखिए, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक कोई अन्य आवेश इस आवेश के कारण लगने वाले बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे तो माना आपने कोई चुंबक लिया है साउथ और नॉर्थ पोल के साथ, किसी चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक कोई अन्य चुंबक इस चुंबक के कारण लगने वाले क्षेत्र का क्या करता है, अनुभव करता है। माना आपने कोई चुंबक ले लिया और यहाँ पे कोई लोहे की छड़ रख ली, तो इससे प्रेरित होकर लोहे की छड़ क्या हो जाती है, इसकी ओर आकर्षित होने लगती है और इसके अंदर भी एक चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है। इसको चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो जो जनित्र होता है, जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है, यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दर्शाए गए वक्र चित्र में आधी तरंग दैर्ध्य क्या है? तो तरंग दैर्ध्य की बात करते हैं तो तरंग दैर्ध्य को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा से। माना मैं एक तरंग बनाता हूँ, ठीक, मैं एक तरंग बनाता हूँ। अब देखिए ये तरंग बनेगी, तो तरंग यहाँ से यहाँ आ गई, तो यहाँ जो ये वाला जो पोर्शन होता है जहाँ पे अधिकतम इसका लूप जाता है, यहाँ अधिकतम इसका ये लूप गया, ठीक, तो इसको बोलते हैं गर्त और इसको बोलते हैं क्या? श्रृंग। इसको बोलेंगे श्रृंग और इसको बोलेंगे गर्त। ट्रफ एंड क्रस्ट इसको बोला जाता है, ठीक। ये गर्त है और ये श्रृंग है। तो अभी देखेंगे, देखिए ये तो श्रृंग है और ये क्या है? गर्त है, ठीक हो गया। तो अभी जब हम लोग यहाँ पे तरंग दैर्ध्य की बात करते हैं लैम्डा की, ठीक हो गया, तो लैम्डा आपने इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन में पढ़ा हुआ कि तरंग दैर्ध्य किसको मापने की इकाई है। तो तरंग दैर्ध्य किसे मतलब किस चीज़ से मापते हैं? तो मीटर में इसको मापते हैं। तो एक दूरी ही यह होती है, ठीक। दो श्रृंग और दो गर्तों के बीच की जो दूरी होगी, दो श्रृंग व दो गर्तों के बीच की दूरी होगी, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? तरंग दैर्ध्य। एक श्रृंग यहाँ है, दूसरा एक ऐसा श्रृंग यहाँ से आ जाता है, ठीक। तो ये श्रृंग हो गया, दूसरा ये श्रृंग हो गया, ठीक हो गया। दोनों के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अच्छा, एक श्रृंग और एक गर्त के बीच की दूरी जो होती है, एक श्रृंग और एक गर्त के बीच की जो दूरी होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अर्ध तरंग दैर्ध्य, मतलब आधी तरंग दैर्ध्य हम लोग कहेंगे, ठीक हो गया। पूर्ण तरंग दैर्ध्य क्या होती है? या तो श्रृंग से श्रृंग के बीच की दूरी या फिर एक गर्त से गर्त के बीच की दूरी, एक पूर्ण तरंग दैर्ध्य होती है। और तो यहाँ एक श्रृंग से एक गर्त के जो बीच की दूरी होती है, ये आधी तरंग दैर्ध्य होती है। तो देखिए जब यहाँ से पूरी तरंग यहाँ चले गई, तो अब देखेंगे कि यहाँ ये वाला जो पोर्शन है श्रृंग और ये इसका कौन सा पोर्शन है? गर्त। तो श्रृंग और गर्त के जो बीच की दूरी होगी, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? तरंग दैर्ध्य। तो यहाँ पे आधी तरंग दैर्ध्य जो होगी वो BD होगी, और AB जो होगी 1/3 पार्ट में होगी ये वाली, और DE की बात करें ये भी 1/3 क्वार्टर फॉर्म पे होगी, और AE मतलब तो पूरी की पूरी तरंग हो गई, ठीक हो गया। तो BD जो होगी आधी तरंग दैर्ध्य को प्रदर्शित करेगी। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है 30 नंबर का क्वेश्चन, मनुष्य के कान का कौन सा भाग दबाव या कंपनों को विद्युत संकेतों में बदल सकता है, ठीक हो गया। अच्छा, वलयक की बात करते हैं। तो वलयक की बात करेंगे तो वलयक क्या होता है? मनुष्य का जो कान होगा, तो मनुष्य के कान में जो होती हैं, मध्य कान में 3 हड्डियां होती हैं। पहली जो हड्डी होती है हैमर, और दूसरी जो हड्डी होती है, चलिए मैं लिख देता हूं इसमें, पहली जो हड्डी होती है हैमर होती है, और दूसरी जो हड्डी होती है उसको संधान हड्डी बोला जाता है, और अगली जो हड्डी होती है वो होती है क्या? वलयक। तो ये जो कान का भाग है वो दबाव कंपनों को विद्युत संकेतों में नहीं बदल सकता है, ठीक हो गया। और निहाई ऐसे, और कान का पर्दा, और एक कर्णावर्त है जो दबाव कंपनों को विद्युत संकेतों में बदलने का काम करता है, ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी f बराबर कितनी हो? 20 सेंटीमीटर हो, तो गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो r बराबर क्वेश्चन मार्क लगाया है, हम जानते हैं r बराबर कितना होता है? 2f होता है। तो r बराबर 2 × 20, तो r बराबर कितना हो गया? 40 सेंटीमीटर। या फिर f = r अपॉन कितना होता है? 2। तो यहाँ से यही फॉर्मूला बनेगा, और r बराबर कितना आ गया? 40 सेंटीमीटर। देखिए ये 40 सेंटीमीटर है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी? वक्रता त्रिज्या, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है भैया, जब 5 kg द्रव्यमान के तांबे तथा
2 kg द्रव्यमान के लोहे के गोलों के व्यास समान है। ठीक हो गया। अच्छा, एक गोला है, एक दूसरा गोला है। ठीक, तो पहला 5 kg का है और दूसरा क्या है 2 kg का है, और दोनों के व्यास जो हैं वो समान है। दोनों के व्यास क्या हैं, समान है। ठीक हो गया। दोनों गोले किसी मीनार से एक साथ गिराए जाते हैं। दोनों t इज इक्वल टू लेट इट बी 0 सेकेंड में ये गिराए जाते हैं। जब वह भूतल से 6 मीटर ऊपर होते हैं तब इनके समान होंगे। क्या समान होंगे ये देखना है। ठीक हो गया। तो ये कहता है कि जब अलग अलग द्रव्यमान, इसका 5 kg, इसका कितना है 2 kg, अलग अलग द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं को एक ही ऊंचाई से, समान ऊंचाई से गिराया जाता है तो उनका जो त्वरण होता है द्रव्यमानों की प्रवाह किए बिना गिरने के दौरान एक समान रहता है। ठीक हो गया। संवेग समान, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा इन सब में चेंज आता रहेगा, पर त्वरण क्या होगा, समान होगा। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, इसको मैं समझा देता हूँ। संवेग P बराबर m इंटू वी है। माना कोई आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, समझने में दिक्कत है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं दोबारा से उसको फिर से उस पे एक प्रॉपर एक वीडियो लेकर आऊँगा। स्थितिज ऊर्जा U इज इक्वल टू होता है कितना, mgh। ठीक है। अच्छा, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv का स्क्वायर होता है। और त्वरण की बात करेंगे तो यहाँ से a इज इक्वल टू एफ अपॉन एम बी होता है, और a इज इक्वल टू होता है dv ओवर dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है। श्वेत प्रकाश का एक लघु स्पंद वायु से कांच के एक स्लैब पर लंबवत आपतित होता है। स्लैब से गुजरने के पश्चात सबसे पहले निर्गत होने वाला वर्ण कौन सा होगा। देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, तो उसने बोला है कि श्वेत प्रकाश एक लघु स्पंदन वायु से कांच में, वायु से कहाँ जा रहा है, कांच में जा रहा है। ठीक हो गया। वायु से कांच के एक स्लैब पर लंबवत आपतित होता है। स्लैब से गुजरने के पश्चात सबसे पहले निर्गत होने वाला वर्ण कौन सा होगा। ठीक हो गया। हम लोग जानते हैं यहाँ पे चाल v इज इक्व टू क्या होता है, न्यू इंटू लेमडा होता है, जहाँ v बराबर चाल है, न्यू बराबर आवृत्ति है। जब प्रकाश एक माध्यम n1 से दूसरे माध्यम n2 में जाता है तो इसके वेग में परिवर्तन होता है, इसकी तरंगदैर्ध्य में भी परिवर्तन होता है, पर इसकी आवृत्ति क्या रहती है, समान रहती है। आवृत्ति क्या रहेगी, समान रहेगी। आवृत्ति क्या रहेगी, समान रहेगी। ठीक हो गया। तो अब देखेंगे, जब आवृत्ति समान है तो v समानुपाती लेमडा हो गया। v समानुपाती क्या हो गया, या v अनुक्रमानुपाती लेमडा हो गया। तो v का मान अधिक मतलब लेमडा का मान भी अधिक। इसका मतलब है चाल जितनी अधिक होगी तरंग दैर्ध्य भी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक हो गया। चाल जितनी ज़्यादा होगी तरंग दैर्ध्य भी उतनी ही ज़्यादा होगी। चाल जितनी कम होगी तरंग दैर्ध्य भी उतनी ही कम होगी, क्योंकि अनुक्रमानुपाती का संबंध है। ठीक हो गया। अब देखेंगे क्या, VIB-GY-OR वर्ण विक्षेपण वाला फॉर्मेशन पढ़ेंगे। ये कलर कॉम्बिनेशन होता है। श्वेत प्रकाश अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। तो 7 अवयवी रंगों में प्रकाश के विभक्त होने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि लाल जो प्रकाश होता है इसकी तरंगदैर्ध्य क्या होती है, अधिक होती है। ठीक हो गया। तो इसकी तरंगदैर्ध्य अधिक होने के कारण जो सबसे पहले निर्गत होने वाला वर्ण या रंग होगा वो कौन सा होगा, लाल प्रकाश होगा। ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। हम लोग लगातार सुबह और शाम 2 वीडियो डाल रहे हैं। सुबह में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का, अभी तक हम लोग फिजिक्स का सीरीज पढ़ रहे थे, और कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री की सीरीज पढ़ेंगे। और शाम को हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जर्नल साइंस से रिलेटेड हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से रिलेटेड हो, उन टॉपिक्स को हम लोग अपलोड कर रहे हैं। तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों पे अच्छे से फोकस करके नोट्स बनाइएगा, और उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। बेस्ट विशेज़ हैं आप सभी को। माना हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू।